We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वही हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा या फिर दिल्ली का हारून या फिर वाराणसी का जासूस तुफैल, आईएसआई ने अपनी जासूसी के जाल में उन लोगों को ज़्यादा फंसाया जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। उनमें से किसी को पैसे का लालच दिया गया तो किसी को हनी ट्रैप में फंसाया गया। अब तक 15 से भी ज़्यादा संदिग्धों को पुलिस या एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है और संभव है कि कई और संदिग्ध अभी जांच एजेंसियों के रडार पर हो सकते हैं। आखिर नापाक जासूसी के इस खेल में कितने चेहरे हैं और कितने मोहरे हैं? कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ जासूसी की साजिश करती है? आज न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में रॉ के पूर्व अफसर और देश के जाने माने जासूस इस सीक्रेट को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। इसलिए घूमना फिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जगह रुका हुआ तो पानी भी अपनी महक खो देता। ताजगी के लिए हमेशा बहते रहना पड़ता है। यूट्यूब पर एक ट्रैवल ब्लॉग चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा को क्या आईएसआई ने टेम्परेरी एसेट बना रखा था? वाराणसी के तुफैल को क्या आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए जासूसी के जाल में फंसाया? बार बार पाकिस्तान का चक्कर लगाने वाले हारून ने क्या पाकिस्तानी उच्चायोग तक संवेदनशील जानकारियां पहुंचाई? आईएसआई के जासूसी नेटवर्क में कितने जासूस? हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी और उसके बाद कई कथित जासूसों पर शिकंजा, ये साबित करने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किस तरह भारत में जाल फैला रखा है। आईएसआई ने ज्यादातर जासूसों को टेम्परेरी एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया, यानी वो जासूस जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में नहीं होती। आईएसआई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोगों को शिकार बनाती है। सोशल मीडिया के जरिए ही उन्हें लालच दिया जाता है। कई लोगों को हनी ट्रैप के जरिए भी जासूसी के जाल में फंसाया जाता है। टेम्परेरी एसेट के जरिए संवेदनशील ठिकानों की तस्वीरें या वीडियो मंगाए जाते हैं। कुछ मामलों में कट्टरपंथी विचारों वाले युवाओं को उकसाया जाता है। ज्योति का संपर्क पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश और आईएसआई एजेंट अली हसन से था। दानिश, जिसे भारत ने जासूसी के आरोप में निष्कासित किया, उसने ज्योति को वीजा और लग्जरी सुविधा मुहैया कराई। व्हाट्सएप चैट में ज्योति ने पाकिस्तान में शादी की इच्छा भी जाहिर की थी। ज्योति ने राजस्थान के मुनाबाव बॉर्डर, वाराणसी, अयोध्या और कश्मीर जैसे संवेदनशील स्थानों के वीडियो बनाए, जिसमें कुछ वीडियो सुरक्षा इंतजामों पर फोकस था। ज्योति फिलहाल 4 दिनों की पुलिस हिरासत में है। हालांकि पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि ज्योति किसी सैन्य ठिकाने की जानकारी तक पहुंची थी, लेकिन वो जानती थी कि वो जिन लोगों के संपर्क में है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंट थे। इसी बीच पता चला है कि ज्योति साल 2022 में वाराणसी पहुंची थी। तब वो 30 दिनों तक वाराणसी में रुकी थी। इस दौरान उसने वाराणसी स्टेशनों, घाटों और साड़ी फैक्ट्रियों के वीडियो बनाए थे। क्या माहौल है? चारों तरफ शिव भक्ति, शिव धर्म, ये है आस्था, ये है हिंदू धर्म की पवित्रता। साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने देवघर की भी यात्रा की थी। इस दौरान उसने सुल्तानगंज से लेकर देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर का वीडियो शूट किया था। ज्योति का खुलासा होने के बाद मंदिर की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और बैद्यनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी है। मंदिर के सभी एंट्री गेट पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। ज्योति के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 13 दूसरे संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गजाला, यामीन मोहम्मद, शहजाद, अरमान, नोमान इलाही, देवेंद्र सिंह, हारून और तुफैल जैसे संदिग्ध शामिल हैं। इनमें से तुफैल को यूपी एटीएस किया था। तुफैल के मोबाइल फोन से चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
पता चला है कि तुफैल पाकिस्तान के 600 फोन नंबरों के संपर्क में था। वो कई कट्टरपंथी संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। तुफैल के फोन से पूर्वांचल के कई ऐसे संदिग्ध ग्रुपों की जानकारी भी मिली है जो चौंकाने वाली है। आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर जासूस बना तुफैल। नफीसा ने तुफैल को कैसे बनाया जासूसी का मोहरा? तुफैल को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक तुफैल पाकिस्तान की नफीसा नाम की एक महिला के संपर्क में था जो किसी पाकिस्तानी फौजी अधिकारी की पत्नी थी। जांच में सामने आया है कि तुफैल फेसबुक के जरिए उसके संपर्क में था। तुफैल उसी के कहने पर वाराणसी के संवेदनशील जगहों का वीडियो पाकिस्तान भेजता था। जानकारी मिली है कि तुफैल ने नफीसा को 2 बार तोहफे भी भेजे थे, एक बार नेपाल के रास्ते और एक बार पंजाब के रास्ते। वहीं दिल्ली से गिरफ्तार हारून को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला हारून कबाड़ी का काम करता था, लेकिन उसने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। परिजनों के मुताबिक हारून ने पाकिस्तान में दूसरी शादी की थी और उसी से मिलने जाता था। तुफैल इसके लिए बार बार पाकिस्तानी उच्चायोग तक जाता था और वहीं से वो पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में आया। पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाला मुजम्मिल उसका रिश्तेदार था। मुजम्मिल ने ही फारून को कई पाकिस्तानी एजेंटों से मुलाकात करवाई थी। मुजम्मिल ने ही हारून की कई पाकिस्तानी एजेंटों से मुलाकात करवाई थी। अब एटीएस पता करने में जुटी है कि पाकिस्तान उच्चायोग में हारून और कितने लोगों के संपर्क में था। मुजम्मिल ने उसे कितने और लोगों से मिलवाया था, हारून दिल्ली में किन किन लोगों से मिलता था। यूपी एटीएस को हारून के मोबाइल में कई संदिग्ध नंबर भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। उसके बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता किया जा सके कि उसके अकाउंट में कब और कितने रुपए ट्रांसफर किए गए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आज मैं बात कर रही हूं देश के गद्दारों की, देश के खिलाफ जासूसी करने वालों की और उनके जासूसी नेटवर्क की। ये जासूसी नेटवर्क या जासूस से जुड़ी तमाम जो बातें हैं, ये पिक्चरों में आपने इसका रोमांच खूब देखा होगा, लेकिन जब बात देश की आती है ना, तब ये रोमांच नहीं होता है, तब ये खतरा बन जाता है। पाकिस्तान का वो जासूसी नेटवर्क जिसका आज हम यहाँ पर पर्दाफाश करने वाले हैं। किस तरह से ये यूट्यूबर्स को या फिर जो गरीब लोग होते हैं या जो कोई बहुत अभी फेमस नहीं हुए होते हैं सोशल मीडिया पर, किस तरह से उनको शिकार बनाते हैं, किस तरह से उनको चुनते हैं और कैसे ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये जो यूट्यूबर हैं, ये आईएसआई को मदद करते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका फटाफट से मैं परिचय करवा देती हूँ। एनके सूद जो कि फॉर्मर रॉ ऑफिसर है, साथ ही साथ संजीव देसवाल जो कि डिटेक्टिव हैं। हम उन्हीं से शुरू करते हैं, इस पर बात करते हैं कि आखिर आईएसआई आखिर क्या चाहती थी। मैं सबसे पहले तो सूद सर आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं कि एक यूट्यूबर, क्योंकि देखिए ये पूरी चर्चा कब शुरू होती है, ये पूरा मामला कब प्रकाश में आता है, जब ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी होती है, जब उसका नाम सामने आता है, हरियाणा की रहने वाली, हिसार की रहने वाली एक यूट्यूबर, एक इन्फ्लुएंसर आखिर कैसे आईएसआई के संपर्क में आ गई या कैसे आईएसआई ने उसको चुन लिया, कैसे उसको हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हमें अपने जो काम करना होता है उसके लिए सिलेक्टिव हमें एक एजेंडा दिया जाता है। जैसे हम काम करते हैं कि हर एक कंट्री के अंदर अलग एजेंडा होता है कि हमें यहाँ क्या काम करना है। जैसे डिफेंस के लोगों को पकड़ना, उनसे पूछना, और डिप्लोमेट्स को पकड़ना या इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को पकड़ना। लेकिन पाकिस्तान का जो इंडिया के अंदर एजेंडा है वो डिफरेंट एजेंडा है। और देखिए, इस काम के लिए हम ऐसे लोगों को भी चुनते हैं जो पब्लिक से मिल सके, कहीं से भी जा सके। जर्नलिस्ट भी यूज़ किए जाते हैं इस काम के लिए, और बहुत से दूसरे लोग जो पब्लिक अवेयरनेस के अंदर रहते हैं उनको भी हम सिलेक्ट करते हैं और उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान का एजेंडा है वो इंडिया के अंदर थोड़ा सा अलग एजेंडा है। वो टेररिज्म के अंदर डील करता है। पाकिस्तान की आईएसआई वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ज्योति मल्होत्रा जब उनके कांटेक्ट में आई पाकिस्तान जाने के लिए, किसी ने उसको शायद इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान हाई कमीशन में, तो जब दानिश से इसकी मुलाकात हुई तो दानिश ने देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड था कि इसकी पुअर फैमिली है, इसकी माँ इनसे अलग रहती है और ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने आप को प्रमोट करना चाहती है, लाइफस्टाइल अलग टाइप की जीना चाहती है, और यूट्यूबर थी तो जगह जगह घूम भी सकती हैं। तो इसको डेवलप करके उन्होंने इससे और ज़्यादा रिलेशन डेवलप किया, और रिलेशन डेवलप करने के बाद उन्होंने इसको शादी के लिए ऑफर किया और अपनी वाइफ से मिला। जब वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी तो
तो वहाँ पे इसकी वाइफ से मिलने के बाद उसने ये भी कहा उससे कि हम मुसलमान 4 लड़कियों से शादी कर सकते हैं। उसे पता था कि ज्योति अकेली है और बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, तो ज्योति को इस तरीके से डेवलप करके उसके बाद ये उसको लेकर चले गए। पाकिस्तान प्रेम भी नजर आया, आप देखिए ना समय समय पर किस तरह से जो वो चैट्स निकलकर सामने आ रही है, वो ये भी कहती रही कि सरहद की ये दूरियां हैं, ये कब तक मतलब ये खत्म होगी, इस तरह की तमाम बातें। ये पाकिस्तान का एजेंडा था। जी जी, यानी कि पाकिस्तान को पॉजिटिव दिखाना, इंडिया को नेगेटिव दिखाना, बताना कि जो पहलगाम में हुआ है एक ये हमारी कमजोरी थी, टूरिस्ट की कमजोरी थी, क्या टूरिस्ट वहाँ गन लेके जाएंगे। और देखिए दूसरी बात क्या है कि ये बाली गई, बाली हनीमून के लिए गई थी और उसके बाद ये बहुत क्लोज हो गई। देखिए हम क्या करते हैं, किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, जैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं इसका क्या टैलेंट है, हमारे क्या काम आ सकती है, उसके बाद कोशिश करते हैं उसके क्लोज आने की, अच्छे रिलेशन बनाने की, तो उसके बाद हम उसको डेवलप करते हैं अपने काम के लिए। कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, उनको हमें पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन इसको जिस तरीके से बाली ले गया, फिर 5 स्टार होटल में ठहराया, तो ये तो और ज़्यादा इंप्रेस हो गई और उसके जाल में पूरे तरीके से लिप्त हो गई और उसको लगा कि मैं तो इसकी वाइफ हूँ, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड भी थी। और उसके बाद इसने उनके एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया, बहुत जगह गई, जैसा उसने कहा वैसा कर दिया। और जब देखिए हमारे पे भरोसा करने लग जाता कोई, तो हम उसको उसी हिसाब से काम देते हैं। जब पहली बार मिलता है तो हम उस टाइप के इनरोड्स नहीं देते उसको, लेकिन उसके बाद जो काम दिए, क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा क्या है, पहलगाम तो था एजेंडा, लेकिन उसका एजेंडा है कि हमारे मंदिरों पे अटैक करना, राम मंदिर पे अटैक करना और बाकी जो इंपॉर्टेंट जगह वहाँ पे अटैक करना। और अगर ऐसी जगह अटैक होता जहाँ पे मंदिर है, तो आप सोचिए कितने लोग मारे जाते हैं। भले ही उसको पहले ना पता हो कि वो जाने अनजाने इस चीज में कूद गए, लेकिन बाद में तो उसको ये पता होगा सर कि वो क्या कर रही है। और पहलगाम हमले से ठीक पहले वो जाकर वहां पर रेकी करती है। जाहिर सी बात है कि वो जब भी इनको पोस्ट करती थी, जब भी इनको अपलोड करती थी, तो वो बाकायदा पहले दानिश से पूछती थी। दानिश ये कहता था कि हाँ तुम इसको डालो, तुम इसको नहीं डालो, तुम इसको पोस्ट करो, तुम इसको नहीं पोस्ट करो। और पहलगाम हमला यही बताता है सर। कई इनके वीडियो ऐसे हैं जो उसने पोस्ट नहीं किए। हाँ, एक्चुअली बात है कि पाकिस्तान के साथ शेयर किए होंगे, वो भी पकड़े जा चुके हैं। देखिए आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे जो भी डाटा डालेंगे वो एजेंसीज पकड़ सकती हैं जब भी चाहें। शायद लोग इस चीज़ को नहीं जानते हो और उनको लगा कि मैं तो एक सोशल काम कर रही हूँ, मैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से मिल रही हूँ, तो मुझे कौन चेक करेगा। जितने भी इसके वीडियो चलते हैं, जितना भी इसका चैनल प्रमोट होता है, वो पाकिस्तान की हेल्प करता, इसीलिए पाकिस्तान उसको पैसे दे रहा था, हाई लाइफ जीने के लिए इसको एनकरेज कर रहा था और ये एनकरेज हो रही थी। एनकरेज हो रही थी। वो उसकी तमाम जो वीडियोज है, वो तमाम जो उसकी पोस्ट है, जो फोटोग्राफ्स है, वो बताते हैं। क्योंकि उसका घर अगर आप देखिए, उसके पिता से अगर आप बात करिए, तो जमीन आसमान का फर्क है। बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि इसका केस लड़ने के पैसे तक मेरे पास नहीं है। लेकिन संजीव जी, जैसा कि मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि ये जो रोमांच है ना, हमने जासूसी का फिल्मों में तो खूब देखा। ये फिल्मों में बड़ा एक लगता है कि रोमांच आता है, एक थ्रिल आता है, एक एक्शन, तमाम चीजें इसमें देखने को मिलती है। लेकिन जब ये जासूसी देश के खिलाफ हो सर, वहां कोई रोमांच नहीं होता है। वहां पर देखिए आप किस तरह से 26 जो निर्दोष हैं उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश युवा शक्ति वाला देश है और सबसे बड़ा देश है, और यहाँ के युवाओं को अगर इनके खिलाफ कर दिया जाए तो इससे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हमारे देश के लिए कोई नहीं हो सकती। पाकिस्तान की अगर आप वार क्रोनोलॉजी को समझें, अगर आप प्रॉक्सी वार की क्रोनोलॉजी को समझें, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को हमारे ही खिलाफ करें। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी युवा पकड़े गए हैं, ये युवा कौन हैं? ये युवा गरीब घर से आते हैं, ये युवा बॉर्डर के आसपास हैं। इन युवाओं में से कुछ ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं समाज को, युवाओं को किसी भी तरीके, चाहे वो इन्फ्लुएंसर से या कहते हैं यूट्यूबर से या ब्लॉगर से, कैसे भी नैरेटिव भी सेट कर सकते हैं। ये युवा इनके दो तरीके से काम आ रहे हैं, तो इसलिए युवाओं पे इनकी गहरी नज़र है। क्योंकि प्रॉक्सी वार में होता क्या है कि पहले ये लोग क्या करते थे, पाकिस्तान आज से 15-20 साल पहले स्लीपर सेल एक्टिवेट कर देते थे हमारे देश के अंदर, या फिर कहते हैं कोशिश करते थे कि सीमा पर गोली चलाएं और आतंकवादियों को अंदर घुसा दें, या फिर कोशिश करते थे कि जगह जगह बम ब्लास्टिंग करें। ये सब चीज़ें मोदी सरकार की वजह से रुकी। जब रुकी तो इन्होंने प्रॉक्सी वार का तरीका बदल दिया, और तरीका क्या बदला? इन्होंने यहाँ के युवाओं को कैप्चर कर दिया, युवाओं को पकड़ना शुरू कर दिया। और युवाओं में हम यूट्यूबर की बात करें और खासकर ज्योति मल्होत्रा की बात करें, तो ज्योति मल्होत्रा को क्या चाहिए? इजी है आजकल, किसी भी यूट्यूबर को आप पकड़ लीजिए, किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप पकड़ लीजिए और उनको ये झांसे में भी रखिए कि भैया आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपको आपकी कमाई भी इससे ज्यादा होगी। बिल्कुल। देखिए ज्योति मल्होत्रा जैसे क्यों कहते हैं, इनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। एक यूट्यूबर को चाहिए क्या? यूट्यूबर को चाहिए कि उसका यूट्यूब कहते हैं पूरी दुनिया में पहचाना जाए, उसके व्यूवर्स खूब हों, उसके पास एक अच्छा पैसा है, वो लिवाइश लाइफ जिए, वो लग्जरियस लाइफ को जिए। और ये सारी चीजें पाकिस्तान के जो हैंडलर्स है सब समझते हैं कि अगर इनको ये चीजें दी जाएं और इनको धीरे धीरे ट्रैप करके, क्योंकि ट्रैप एकदम नहीं किया जाता, धीरे धीरे ट्रैप किया जाता है, उनकी जरूरतों को बढ़ा दिया जाता है, और उन जरूरतों को बढ़ाने के बाद उन जरूरतों को पूरा किया जाता है। और जब उसके वो लोग आदी हो जाते हैं, अब आप देखिए कि अगर
उसकी लाइफ को हम समझने की कोशिश करते हैं ज्योति मल्होत्रा की, तो वो कहाँ जीती है, कहाँ रहती है, वो कितना कहते हैं एक छोटे घर से आती हैं, लेकिन जब वो इंडिया से बाहर जाती हैं और जहाँ भी वो कहते हैं लाइफ को जीती हैं, वो लाइफ कितनी लग्जरी लाइफ है। जब आदमी उसका आदी हो जाता है, उसके बाद इनका काम शुरू होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन छोटी मोटी ली जाए, और फिर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लेते लेते आप बड़ी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करें कि पहलगाम में अटैक से पहले ज्योति मल्होत्रा वहां जाती हैं, उसके बाद फिर वहां कुछ वीडियोस बनाती हैं। वीडियो बहुत सिंपल है, वीडियो में अगर आप समझें तो कोई भी कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर सकता कि उन वीडियो में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर वीडियो को गहराई से समझा जाए तो वीडियो के अंदर वहां पे कैसे टूरिस्ट जाता है, कितनी दूर जाता है, वहां पे आर्मी कहां पे है, पुलिस कहाँ पे है, एग्जिट कहाँ पे है, एंट्री कहाँ पे है, ये सारी की सारी वीडियो में कवरेज हो गई और इस बात को किसी और तरीके से अपने हैंडलर्स को बता दिया गया। तब ये इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे दी जो सोशल प्लेटफॉर्म है और दुनिया को दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो आपने छुपी हुई इंफॉर्मेशन दी, अपने हैंडलर्स को बताया कि मैंने आपको सारी वीडियोज भेजी हैं, कहीं पे कोई आर्मी डिप्यूट नहीं है, कहीं पे कोई पुलिस नहीं है, एग्जिट एंट्री समझ गए हैं आप। तो ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जब आप दूसरे तरीके से देते हैं और इसको जब NIA हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पकड़ लेंगी तब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बन जाएंगी। इनको पकड़ना इतना आसान नहीं था सूद सर। देखिए खुफिया एजेंसी, हर खुफिया एजेंसी अपने जो भी ये दूतावास होते हैं, हर दूतावास में कोई ना कोई इस तरह का जो भी जासूस है वो रखती है, लेकिन यहाँ जो इन्होंने जासूस बनाए सर, चुन चुन कर जिन्हें पकड़ना आसान नहीं था। लेकिन किस तरह के इंफॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पर ISI की बात करूँ, वो इनसे ग्राफ करना चाह रही थी या वो चाह रही थी कि कुछ इस तरह से निकलवा पाए? देखिए ऐसा है, ज्योति से जब बात हुई ना तो ज्योति के ऊपर पिछले 2 साल के आसपास से पूरी वॉच रखी जा रही थी, 2023 से जब ये पाकिस्तान पहली बार गई थी, और वॉच रख के इसकी मूवमेंट को देखा जा रहा था, क्या रिकॉर्ड कर रही है वो भी देखा जा रहा था, और किस किस से इसके कॉन्टैक्ट है वो भी देखा जा रहा था, इनकी चैट भी पकड़ी जा रही थी। लेकिन जब एक सॉलिड प्रूफ मिल गया ज्योति के खिलाफ, और सॉलिड प्रूफ तब मिला जब ये पहलगाम गई और पहलगाम जाने के बाद वहाँ पे अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए, तो ये हो गया, कंफर्म हो गया कि ज्योति एक एजेंडे पे काम कर रही थी। और उसके बाद वेट करके पहले दानिश को निकाला, फिर ज्योति को पकड़ा, और ज्योति का जितना भी नेटवर्क था उसको पकड़ा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उसको जनवरी में क्यों नहीं पकड़ लिया। अगर हम जनवरी में ज्योति को पकड़ लेते तो क्या चार्ज लगाते? मैं आऊँगी सर, क्योंकि मैं संजीव जी का रुख कर रही हूँ। ये तो बड़ा खतरनाक है सर, क्योंकि सर ने जिस तरह से कहा कि जर्नलिस्ट भी उनके निशाने पर होते हैं, कोई भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ये इन्फ्लुएंसर, लेकिन वो इस तरह के लोगों को देखते हैं। तो सर ऐसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, या बहुत सारे कोई भी अगर इस तरह से बात कर रहे हैं, कभी आपने भले ही मान लीजिए कि किसी को जवाब दे दिया या आपकी नॉर्मल बातचीत अगर शुरू हो गई, आप कैसे पहचाने? क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक है, आप नहीं पहचान सकते कि कोई आपसे किस मंशा से बात कर रहा है। देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि पुलवामा अटैक के बाद जब हमारा अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद जासूस कंटिन्यूटी में पकड़ में आते हैं, उससे पहले पकड़ में नहीं आते हैं। वजह इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम लोगों की निशाने पे ये लोग रहते हैं, लेकिन जब कहीं युद्ध की स्थिति बनती है, जब वार छिड़ जाता है, तब पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को मिले, और जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं तब आपसे गलतियां होती हैं, और उन्हीं गलतियों के दौरान ये सब जासूस कंटिन्यू पकड़े जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम इंटेलिजेंस में फेलियर है क्या हमारा? नहीं, इंटेलिजेंस में कोई फेलियर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर जगह पुलिस और हर जगह कहते हैं रॉ, हर जगह कहते हैं IB CBI नहीं हो सकती है, लेकिन जो आर्मी इंटेलिजेंस है और खासकर पाकिस्तान की, वो 2 तरीके से काम करती हैं, क्योंकि उनको पूरी जिंदगी भर हमसे अटैक तो कभी करना नहीं है, हमारे सामने कभी वो अपने आमने सामने का एनकाउंटर नहीं करते हैं, वो हमेशा प्रॉक्सी वार ही खेलेंगे। और प्रॉक्सी वार खेलने के लिए उनको सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे जासूस चाहिए, देश विरोधी, देशद्रोही चाहिए। वो देशद्रोही को बनाने के लिए वो हनी ट्रैप करते हैं। हनी ट्रैप भी 2 तरीके से होता है। एक हनी ट्रैप ये होता है कि आपको बॉर्डर और जहाँ पे आर्मी है वहाँ की इंफॉर्मेशन चाहिए और वहीं के आदमी चाहिए, वहीं का कोई देशद्रोही चाहिए, वहीं का कोई ऐसा आदमी वीकनेस पर्सनैलिटी चाहिए। मैं वही जानना चाह रही हूँ सर, क्योंकि हो सकता है कि पहली मर्तबा उसको नहीं पता हो कि मैं ये क्या कर रही हूँ। शुरुआत में आपने 1 बार किया, 2 बार किया, लेकिन तीसरी चौथी बार में शायद आपको ये आभास हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको इसकी क्रोनोलॉजी बताता हूँ, जाने अनजाने, क्योंकि सर उसने बहुत धार्मिक जगहों का भी उसने पूरा कवरेज किया था। ये तरह की काइंड ऑफ मतलब रेकी है, आप इसको यही मानकर चलिए कि वो देख रहे थे इसमें होता क्या है, डिप्लॉयमेंट से लेकर या कहाँ क्या है। आपको थोड़ा सा इनसे बात करने से पहले आपको थोड़ा रोकूंगा। पाकिस्तान के लोग हमेशा कहते रहे कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे।
देखिए जब 1965 का वार हुआ था, हाँ। तो पाकिस्तान के वारशिप आए थे सोमनाथ टेम्पल। अयोध्या भी गई थी, वो सही कह रहे हैं आप, राम मंदिर का आपने जिक्र किया। 1965 में पाकिस्तान के जो नेवी है वो आपके सोमनाथ तक गई थी, वहां पे बम्बार्डमेंट की। उस टाइम पे इतनी मिसाइलें नहीं थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देखिए सोमनाथ मंदिर कितनी बार तोड़ा गया। जो इन्वेडर्स थे वो भी यही काम करते थे, और पाकिस्तान वाले वो भी यही काम करते हैं। उनको काफ़ी जलन है, मतलब मंदिर तोड़ के उसके जो मूर्तियां होती हैं उनको एक मस्जिद के सीढ़ियों पर डाल देते हैं। आप देखिए इंडिया के अंदर कितने मस्जिदों को पकड़ा गया जहाँ पे ऐसी चीज़ें बनी हुई थी। ठीक है संजीव जी, लेकिन मैं साथ साथ आप उस बात को तो करिए ही, लेकिन क्या स्पेशल कोई ऐसी ट्रेनिंग भी इन जासूसों को दी जाती होगी जाहिर तौर पर? क्योंकि देखिए वो जो आपको इसी एनक्रिप्टेड वो जो चैट्स हैं उसी पर, इसी यही जरिया है, यही मीडियम है, इसी से आपको बात करना है। वो कोड वर्ड्स जो बताए जाते हैं कि आपको इन कोड्स के थ्रू बात करनी है, तो मतलब ये तमाम चीज़ें काफ़ी है। ये तो मेरे ख्याल से बहुत आगे का मैं कह रही हूँ कि पड़ाव होगा जब आपको ये तो पता ही है कि अब आप क्या कर रहे हो, लेकिन उससे पहले ही ये आभास तो हो ही गया होगा सर उसे। जैसा आपने हिमांशु जी कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है क्या उनको पता चलता है, जिनको एसेट बनाया जा रहा है कि वो देश विरोधी काम करने वाले हैं, एग्जैक्टली उनको कभी पता नहीं चलता। वो पता चलता बहुत बाद में जब वो काफी हद तक काम कर चुके होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? देखिए जब भी आपको कोई अपना एसेट तैयार करना है देश के विरुद्ध, तो देश के विरुद्ध एसेट तैयार करने के लिए पहले आप उसको हनी ट्रैप करते हैं। हनी ट्रैप में उसको आप एक लालच देते हैं, उससे फिर वो काम करवाते हैं। जब वो फंस जाता है तो फिर आप डिमांड करते हैं कि हम ये सारी वीडियो, ये सारी फुटेज हम किसी को नहीं देंगे, आप हमें एक छोटा सा अमाउंट दे दीजिए। और वो अमाउंट हो सकता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। अब सामने वाला कहां से वो अमाउंट देगा? तब उसे कहते हैं कि चलो आप अमाउंट नहीं दे पा रहे, काम करो, छोटा सा हमारा एक काम कर दो। अब वो जो छोटा सा काम है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को देने वाला ये सोचता है कि अरे यार मैं तो बच जाऊंगा, मुझे तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है। और वो छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद एक साइकिल शुरू होती है कंटिन्यूटी में, और फिर धीरे धीरे वो इंसान को पता चलता है मैं बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन देने लगा हूं। लेकिन जब वो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है तो वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन एक पूरी की पूरी उसकी साइकिल तैयार कर देती है, जिससे साफ पता चल जाता है वो देश विरोधी काम कर रहा है। और ये दो तरह के एसेट्स हैं। एक एसेट वो है जो आपको कंटिन्यू इंफॉर्मेशन जिंदगी भर देता रहेगा, और एक एसेट वो है जो आपको इंफॉर्मेशन भी देंगे और साथ में आपके देश के अंदर यूट्यूब के थ्रू नैरेटिव भी सेट करेंगे। और वो जो नैरेटिव सेट करते हैं वो युवा ही एक दूसरे से सेटिंग कर रहे हैं और एक दूसरे से चैट कर रहे हैं और बोल रहे हैं यार सही तो बोल रही है ज्योति, इसमें क्या गलत बोल रही है। देखो मैं आपको बहुत लॉजिक के साथ बता रहा हूं एक बात। मान लीजिए मैं एक भीड़ में खड़ा हूं, 100 आदमियों की भीड़ है, 100 भीड़ में मैं अगर ऊपर देखने लग जाऊं और मैं अपने 10 लोगों को बोल दूं तुम भी ऊपर देख के बोलोगे कुछ दिख रहा है, तो नेचुरली वहां पे जो 90 लोग बचे हैं उनमें से 40 आदमी जरूर देखेंगे। और असल खेल तो सूद सर यही है, लॉजिक नैरेटिव का ही है ना। तो वो एक ऐसे का एक चाल था कि उसको इनसे इंट्रोड्यूस कराया कि इनसे वीडियो बनाओ ताकि इनको लगे कि ये पॉलिटिकल कोई ऐसा काम नहीं करे, इनके पॉलिटिशियन से भी कनेक्शन है। वो एक देखिए कवर अप था, जो सारे काम कर रही थी, वीडियो बना रही थी, कवर जॉब था, लेकिन उसके पीछे हिडन एजेंडा था, वो काम कर रही थी। तो बेसिकली क्या है कि इनको कलर दिया गया, काम दिया गया, आप जाइए उसको सब कुछ पता था क्या कर। गुनाहों की सजा ली जा सकती है, लेकिन अगर देशद्रोह करते हैं तो उसकी सजा तो आप कोई सजा नहीं है। ये घर बर्बाद हो जाता है, इंसान बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल आप कहते हैं ना, और जब आपको ये पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहते हैं ना किसी जंगल के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अगर यही लोग ना होते, यही देशद्रोह ना होते तो बात कुछ और होती इस देश की। लेकिन इसी देश की मिट्टी के अंदर हम हैरान हैं, और ये तो समाज जब से बना है तब से ऐसे देशद्रोही हैं कि ऐसे गद्दार भी पल रहे हैं जो इसी देश का खाते हैं लेकिन इसी देश के खिलाफ काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर सूद सर हों या संजीव जी आप हों, आपने यहाँ हमारे दर्शकों को बताए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।